नमस्कार, आप देख रहे सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं रिया रजक। शाहपुर के बिलौटी गांव में हुए भरत तिवारी एनकाउंटर केस की न्यायिक जांच शुरू हो गई है। पटना उच्च न्यायालय के रिटायर्ड जज विनोद कुमार सिन्हा पहली बार आरा के डीपीआरसी भवन पहुंचे और उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि 17 जून को शाहपुर के बिलौटी गांव में हुए एनकाउंटर की घटना का क्या औचित्य था और उसके लिए जिम्मेदार कौन है। इनकी आपको बता दें कि दो प्रमुख बिंदुओं पर जांच होनी है और सबसे खास बात, न्यायिक जांच के साथ साथ सम्राट सरकार ने प्रशासनिक जांच भी तेज कर दी है। जी हां, मुख्य सचिव लगातार मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बुधवार को पटना प्रमंडल के आयुक्त आरा पहुंचे और उन्होंने आरा डीएम और एसडीएम से पूछताछ की। क्या है पूरा मामले से बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी रवि सर। सर बताइए कि भरत एनकाउंटर न्यायिक जांच तो अब तेज हो गई है, आगे क्या क्या होगा। अब बिल्कुल देखिए, पटना उच्च न्यायालय के रिटायर्ड जज विनोद कुमार सिन्हा पहली बार आरा के डीपीआरसी भवन पहुंचे और उन्होंने कहा कि 17 जून को शाहपुर के बिलौटी गांव में एनकाउंटर की घटना का आखिर क्या औचित्य था और उसके लिए जिम्मेवार कौन है। इन्हीं दो प्रमुख बिंदु पर जांच होगी। उन्होंने कहा कि किन कारणों से या किसी परिस्थिति में ये घटना हुई है तथा घटना का औचित्य क्या था। इन तमाम बिंदुओं पर जांच होगी। पुलिस कार्रवाई तथा उसके उत्तरदायित्व का भी निर्धारण करने के लिए आयोग का गठन हुआ है। उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की आयोग को जरूरत थी, जिसमें विलंब के कारण घटना की जांच शुरू होने में थोड़ी देर के लिए विलंब हुई है, परंतु अब इसमें तेजी आएगी। अब आप समझ लीजिए कि वो क्या कह रहे हैं। आपको पता है कि विनोद कुमार सिन्हा जो हैं वो रिटायर्ड जज हैं और आयोग के चेयरमैन हैं। सरकार ने जो आयोग का गठन किया था उसके वो चेयरमैन हैं और न्यायिक जो जांच चल रही है उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में वो हैं। और वो जब आरा पहुंचे तो उन्होंने देखिए सबसे पहला सवाल तो यही किया कि भाई जो भरत तिवारी का एनकाउंटर हुआ उसका औचित्य क्या था। यानी कि ये सवाल बताता है कि कहीं ना कहीं उन्हें भी लगता है कि इस मामले में कहीं ना कहीं पुलिस कर्मियों से चूक हुई है, पुलिस से गड़बड़ी हुई है कहीं ना कहीं। तो अब आप समझिए कि कहीं ना कहीं जो जांच की आंच है वो लगातार अब जो दोषी पुलिसकर्मी हैं उनकी तरफ बढ़ रही है और जांच धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं आप समझिए कि पुलिस वालों की जो मुश्किलें हैं वो भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि अब ये केवल बिहार तक ही मामला नहीं रह गया है, ये मामला राष्ट्रपति भवन तक पहुंच चुका है और वहां से भी इस केस की मॉनिटरिंग हो रही है। और खुद जो सुप्रीम कोर्ट के जो बड़े अधिवक्ता हैं संजीव कुमार सिंह, वो लगातार इस मामले में अपनी नजर बनाए हुए हैं और बीच में कड़ी का काम कर रहे हैं। तो अब कहीं ना कहीं आप एक तरीके से कह सकते हैं कि जिन लोगों के मन में यह अंदेशा था कि जांच कब पूरी होगी, जांच में क्या आएगा, तो अब धीरे धीरे मुझे लगता है कि उन लोगों के सवालों के जवाब मिलने शुरू हो गए हैं, क्योंकि जांच की आंच जो है वो अब धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। जी सर, तो आयोग अब क्या करेगा और जांच शुरू होने के बाद माहौल कैसा है। देखिए, पहली बार आयोग के अध्यक्ष अपने कार्यालय भवन जिला पंचायत संसाधन केंद्र पहुंचे। जिला शिक्षा कार्यालय परिसर में बनाया गया है। इसे लेकर जिला मुख्यालय में प्रशासनिक सरगर्मी भी तेज रही। जाहिर तौर पर भाई कोई बड़े अधिकारी आते हैं या इस तरह की चीजें होती हैं तो महकमे में खलबली तो मच ही जाती है। एक तरफ जहां पटना प्रमंडल के कमिश्नर मयंक बड़बड़े पहुंचे थे, वहीं डीआईजी सत्यप्रकाश भी पहुंचे थे। डीएम तनय सुल्तानिया समेत कई जो पुलिस पदाधिकारी थे वहां मौजूद थे। आयोग ने घटना से जुड़े गवाहों को आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए बुधवार को ही सम्मन जारी किया है। तो आयोग के अध्यक्ष ने कहा है कि जल्द से जल्द महत्वपूर्ण गवाही कराकर अंतरिम रिपोर्ट देने की कोशिश करेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि जांच के लिए कम से कम 6 माह का समय रहता है, परंतु आवश्यकता अनुसार जरूरत पड़ने पर उसका समय बढ़ाया भी जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा है कि वो निर्धारित समय के अंदर ही रिपोर्ट सौंप देने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा है कि समय समय पर इस मामले में सभी को भी अपडेट भी जान अब जो जो इसमें मामले में जो अपडेट जानकारी होगी वो भी लोगों को दी जाएगी। तो देखिए, अब कहीं न कहीं एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये मामला अब धीरे-धीरे तूल पकड़ता जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से प्रेशर बढ़ रहा है इस मामले को लेकर के, तो अब कहीं न कहीं ये कोशिश हो रही है कि जल्द से जल्द पूरे मामले की तहकीकात पूरी की जाए, जाँच पूरी की जाए और सत्य क्या है वो सबके सामने लाया जाए। और यही वजह है कि देखिए
जो तमाम बड़े अधिकारी हैं पुलिस के तरफ से, साहब डीआईजी को इंचार्ज बनाया गया था, आपको पता है, तो वो भी वहाँ थे। और रिटायर्ड जज जो विनोद कुमार सिन्हा है, वो तो चेयरमैन ही है आयोग के जांच में, तो वो खुद भी मौजूद थे। तो तमाम जो डीएम थे, एसपी थे, तमाम जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वहाँ मौजूद हैं। और अब कहीं ना कहीं ये कोशिश हो रही है कि इस मामले को जल्द से जल्द जो है निपटाया जाए। जी सर, ये पटना प्रमंडल के मयंक जो है कमिश्नर मयंक बड़बड़े हैं, वो वहां क्यों पहुंचे? देखिए, सम्राट सरकार केवल न्यायिक जांच के भरोसे नहीं है, ये आप जान लीजिए। एनकाउंटर की जांच न्यायिक आयोग तो कर ही रहा है, तो इस एनकाउंटर से जुड़े अधिकारियों की भूमिका की प्रशासनिक जांच भी तेज रफ्तार से चल रही है। और राष्ट्रपति भवन के हस्तक्षेप के बाद मुख्य सचिव के निर्देश पर जगदीशपुर के एसडीएम और आरा के डीएम की जो है ना, ये दोनों आदमी की भूमिका की भी जांच हो रही है। और आप ये समझ लीजिए कि इस एनकाउंटर की वजह भ्रष्टाचार बताया जा रहा है। इन आरोपों की अलग से जांच प्रशासनिक स्तर पर भी की जा रही है। पटना प्रमंडल के कमिश्नर मयंक बड़बड़े आरा डीएम और एसडीएम से पूछताछ के लिए बुधवार को आरा पहुंचे थे, ऐसे ही नहीं पहुंचे थे। सूत्रों के अनुसार बाढ़ कटाव पीड़ितों की योजना में भ्रष्टाचार की शिकायत की जांच करने पटना के जो प्रमंडल आयुक्त थे वो पटना पहुंचे हुए थे। क्योंकि देखिए, आपको पता होगा कि जब भरत तिवारी की इनकाउंटर में जब हत्या कर दी गई, अब उसको इनकाउंटर नहीं कहा जा रहा है, इनकाउंटर कहने पर तो लोग भड़क जा रहे हैं। अब कह रहे हैं कि भाई नहीं, इसको हत्या कहिए। मैं देख रहा था, बहुत सारे डिबेट हम लोगों ने किए, खबरें चलाई, उसमें कमेंट आ रहे थे लोगों को कि भाई ये हत्या नहीं है, आप लोग हत्या इसे क्यों कर रहे हैं, ये तो इसे इनकाउंटर क्यों कर रहे हैं, ये तो हत्या है। भाई देखिए, सबसे बड़ा सवाल है कि ये सच है कि भरत तिवारी जिन चीजों के लिए लड़ रहे थे, जिन मुद्दों के लिए लड़ रहे थे, तो वो तो स्पष्ट है सबके सामने। जो बाढ़ कटाव को जो पीड़ित लोग हैं वहां, उनकी समस्याओं के लिए लड़ रहे थे। उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए भारी भरकम राशि का आवंटन हुआ था। अब उनका ये आरोप था कि परिजन भी जैसे बता रहे हैं कि उस राशि में बड़े पैमाने पर बंदरबाट हुई है, उसमें एसडीएम साहब जो है वो मुख्य भूमिका में है। तो अब एसडीएम साहब मुख्य भूमिका में है, तो एसडीएम साहब के ऊपर कौन होता है? डीएम साहब होते हैं। तो अब जब भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ मामला है, तो ये मामला और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है। तो ऐसे में आप ये कह सकते हैं कि जो आयुक्त थे वो इन्हीं मामलों में वो एसडीएम से भी पूछताछ करने के लिए पहुंचे थे, और डीएम से भी वो जानकारी लेंगे और पूछताछ करेंगे और पता लगाएंगे कि आखिर सच्चाई क्या है। तो आप ये समझ लीजिए कि अब इस मामले की चौतरफा जांच हो रही है। आप ये नहीं कहिए कि सिर्फ ये भरत तिवारी का एनकाउंटर कैसे हुआ, सिर्फ इसी की जांच हो रही है। ये भरत तिवारी एनकाउंटर की तो जांच हो ही रही है, उसके बाद उसमें पुलिस वालों की क्या भूमिका है ये जांच हो रही है। जिस एसडीएम पर आरोप लग रहे हैं उनका क्या उनकी क्या भूमिका है, इस पे जांच हो रही है। बड़े अधिकारी जैसे वहां के डीएम है, एसपी हैं, उनके लेवल पर किसी तरह की कोई चूक हुई, इसकी भी जांच हो रही है। तो अब ये पूरे मामले की चौतरफा जांच हो रही है, और दूध का दूध और पानी का पानी अब हो ही के रहेगा, मुझे तो यही लगता है। मतलब सिर्फ एनकाउंटर की जांच नहीं हो रही है, बल्कि उसके पीछे जो भी भ्रष्टाचार से जुड़े पहलू है उन सब की जांच चल रही है। बिल्कुल वही मैं बता रहा था। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता संजीव सिंह ने राष्ट्रपति को याचिका देकर ये आरोप लगाया है कि एनकाउंटर भ्रष्टाचार से जुड़ा है, और उन्होंने दोषी पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी के साथ साथ एसडीएम और डीएम की भूमिका की भी जांच की मांग की थी। तो राष्ट्रपति भवन सचिवालय ने मुख्य सचिव को जांच और कार्रवाई का तो आदेश दे दिया है, पहले आपको पता है। अब राष्ट्रपति सचिवालय चीफ सेक्रेटरी को दूसरा रिमाइंडर भी दे चुका है। पहले तो एक रिमाइंडर आया ही था कि भाई इसका क्या है, जांच रिपोर्ट बताइए। अब दूसरा रिमाइंडर आ चुका है। तो आप समझ रही हैं, राष्ट्रपति भवन का दूसरा रिमाइंडर चीफ सेक्रेटरी को आने का मतलब कि इस मामले में अब दबाव लगातार बढ़ रहा है। तो राष्ट्रपति भवन के निर्देश के आलोक में न्यायिक जांच के समानांतर प्रशासनिक जांच भी कराई जा रही है, और खुद मुख्य सचिव जांच की मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, और सीधे राष्ट्रपति सचिवालय और अधिवक्ता को डेली बेसिस पर इसकी जानकारी दी जा रही है। यानी कि समझिए कि यह मामला जो है अब बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही गंभीर हो चुका है। अब इस मामले में बहुत सारे लोगों की गर्दन फंसने वाली है, क्योंकि आरोप एक नहीं है, कई हैं। पुलिस वालों पर तो आरोप लग ही रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक महकमे भी तो अब इससे छूता नहीं रहा। जब भ्रष्टाचार की बात हो गई, जब एसडीएम को आरोपी बना रहे हैं पीड़ित परिवार के लोग, तो कहीं ना कहीं अब प्रशासनिक महकमे पर भी तो एक सवाल उठ रहे हैं। तो एसडीएम साहब के ऊपर कौन है भाई? जिला में तो डीएम साहब है। तो डीएम साहब को क्या ये पूरे मामले की जानकारी थी? क्या डीएम साहब को इस मामले के बारे में क्या कुछ पता है? इन तमाम चीजों की तो अब जांच होगी, और यही वजह है कि आयुक्त तो वहां पहुंच रहे हैं, वो अपने प्रशासनिक एंगल से जांच कर रहे हैं। बाद बाकी जो आयोग की जो गठन हुआ है, जिसमें रिटायर्ड जज चेयरमैन बने हैं आपको विनोद कुमार सिन्हा,
वो अपने स्तर से आयोग की जांच हो रही है। तो तमाम तरह की जो जांचें हैं वो हो रही हैं चौतरफा। और क्योंकि देखिए ये इतना सेंसिटिव मामला है ना कि जब तक इसमें तमाम जिन जिन लोगों के नाम आ रहे हैं आरोप में, या फिर ऐसा लग रहा है कि जिन लोगों ने इस मामले में अगर समय रहते आंखें खोल दी होती तो शायद इस तरह की घटना नहीं होती। तो उन तमाम चीजों को भी ध्यान में रख करके और बहुत ही बारीकी से और एक एक बिंदु पर, और एक तरफा नहीं आप कहिए कि चौतरफा, कई बिंदुओं पर जांच हो रही है ताकि कहीं से कोई शक की कोई गुंजाइश नहीं रह जाए और सच सामने आ सके और दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। यानी कि दूध का दूध और पानी का मतलब क्या है कि प्योर सच क्या था इस पूरी घटना में, वो सामने आना चाहिए कि आखिर भरत तिवारी के जो एनकाउंटर था उसके पीछे की सच्ची कहानी क्या थी, असल वजह क्या थी। भरत तिवारी की माताजी भी आज से अनशन में बैठने वाली है। देखिए बिल्कुल ये खबर हम लोगों ने कल भी चलाई थी। देखिए जांच तेज रफ्तार से तो चल ही रही है, न्यायिक जांच के साथ साथ प्रशासनिक जांच भी जारी है, जैसा कि मैं आपको बता ही रहा था। ऐसे में संभव है कि भरत की माता अभी अनशन पर न बैठे। ये जो सूत्रों के हवाले से आप समझिए कि दिल्ली में होने वाले जो प्रदर्शन में भाग लेने के लिए 11 जुलाई को भरत का पूरा परिवार दिल्ली पहुंचने वाला है, ये भी सूचना है, आपको मैं बता रहा हूँ। ये आपको सिटी पोस्ट लाइव बता रहा है कि 11 जुलाई को भरत का पूरा परिवार दिल्ली पहुंचने वाला है। न्यायिक जांच के साथ साथ प्रशासनिक जांच शुरू कर सरकार ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि कोई दोषी बचेगा नहीं। अगर डीएम एसडीएम की भूमिका गलत पाई गई तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई संभव है। वैसे भरत ने डीएम की तारीफ की थी और कहा था कि उनके साथ कुछ हो जाए तो डीएम भरत ने अपने बारे में कहा था कि अगर मेरे साथ कुछ हो जाए तो डीएम दोषी नहीं है, उनको दोषी नहीं माना जाए। तो डीएम ने उसकी शिकायतों पर कार्रवाई शुरू की थी, ये जानकारी हम लोगों को है और भरत ने खुद भी ये बात कही थी। लेकिन पता नहीं किसके दबाव पर वो पीछे हट गए। आपको पता होगा बहुत सारे वीडियो वायरल हो रहे थे भरत तिवारी के, तो उसमें भरत तिवारी ने उस वीडियो में स्पष्ट कहा था कि मैंने इस पूरे मामले की जानकारी डीएम साहब को दी थी और डीएम साहब ने इस मामले को संज्ञान में भी लिया था और उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि भाई इसमें कार्रवाई होगी, आप घबराइए नहीं। लेकिन अचानक ऐसा क्या कुछ हुआ कि डीएम साहब शिथिल पड़ गए, डीएम साहब अचानक बैठ गए, माने उनके तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। और उसके बाद इधर से एसडीएम के स्तर पर और पुलिस कर्मियों के स्तर पर जिस तरीके से ये तांडव मचाया गया और जिस तरीके से ये पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, तो वो तो सवालों के घेरे में है ही। और कहीं ना कहीं उस पूरे मामले की जांच हो रही है और अब देखिए कि धीरे धीरे इसमें अब क्या कुछ निकल करके आता है, क्योंकि जो तमाम अपडेट्स हैं वो तो हम अपने दर्शकों को पहुंचा ही रहे हैं, क्योंकि हर रोज कार्रवाई को लेकर कुछ न कुछ नए अपडेट सामने आ ही रहे हैं। और यह संभव है कि बहुत जल्द ही इस पूरे मामले की जो निष्पक्ष जांच है उसकी रिपोर्ट भी सामने आ जाएगी और जो भी लोग दोषी हैं इस पूरे मामले में उनकी तो गर्दन अब पक्की तरीके से फंस गई है। अब तो उनको बचना एकदम मुझे तो लगता है कि अब बिल्कुल ही नामुमकिन है। और अब समय का इंतजार कीजिए, क्योंकि ये प्रोसेस है, उसमें थोड़ा समय तो लगता है। बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कमेंट में और पूछते हैं कि भाई कब गिरफ्तारी होगी, कब क्या होगा। तो भाई देखिए, मैं भी अपने दर्शकों से कहता हूं कि देखिए लगातार हम भरत तिवारी के मामले को लेकर के आवाज उठा रहे हैं और लगातार जो सच है उसकी लड़ाई हम भी लड़ रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि सच सबके सामने आए और हम लोग चाहते हैं कि सच्चाई से हर कोई वाकिफ हो, क्योंकि ये पर्दा उठना बहुत जरूरी है कि एक नौजवान और होनहार जो युवक था भरत तिवारी, आखिर उसकी हत्या की गई, उसके पीछे की असल कहानी क्या थी, आखिर सच्चाई क्या थी। क्योंकि सबको पता है कि वो जिन चीजों के लिए वो लड़ रहा था, समाज के अधिकारों के लिए, दलितों के लिए लड़ रहा था, उनके अधिकारों के लिए लड़ रहा था, ये तो कोई क्रांतिकारी ही कर सकता है, ये तो कोई देशभक्त ही कर सकता है। तो जिस युवक के अंदर क्रांतिकारी वाले लक्षण थे, जिस युवक के अंदर देशभक्ति चिक चिक करके भरी हुई थी और जो युवक समाज के लिए, लोगों के लिए लड़ता था, वैसे अगर युवक को अगर हत्या की गई है तो वैसे हत्यारे जो दोषी हैं पुलिस वाले, वो बचेंगे नहीं। इस बात का भरोसा मैं भी अपने दर्शकों को दिलाता हूं। लेकिन ये सिस्टम है और प्रोसेस है, थोड़ा समय लगता है, आपको भी धैर्य रखना चाहिए और थोड़ा इंतजार करना चाहिए। देखिए कार्रवाई इसमें होगी। तो जैसा कि आप सुन रहे थे, इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव, तब तक के लिए धन्यवाद।